तो सबसे पहला जो टॉपिक है इसके अंदर वो है हमारा वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024। अब ये जो सूचकांक है इसको जारी करता है WIPO और द पोर्टलैंड्स इंस्टीट्यूट, ये दोनों साथ में मिलकर जारी करते हैं। 17वां इसका संस्करण था ये। 7 सूचकों के आधार पे ये सूचकांक जारी किया जाता है। इसमें स्विट्ज़रलैंड जो है वो 14वें साल लगातार पहले स्थान पे रहा है। वहीं पे अंगोला 133वें स्थान पे यानी कि अंतिम स्थान पे रहा है। भारत की अगर हम बात करें तो भारत का यहाँ पे 14वां स्थान है और इसको ओवर परफॉर्मर्स की जो लिस्ट है, सूची है, उसके अंदर कैटेगराइज किया गया है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नवाचार क्लस्टर्स के रूप में जब आप देखते हैं तो टोक्यो और योकोहामा उसका शहर जो है उसको पहले स्थान पे रखा गया है। भारत के यहाँ पे आपको 4 शहर मिलते हैं, जिसमें पहला बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई और चेन्नई। तो चारों जो हमारे महानगर हैं, मेट्रो सिटीज़ हैं, वो चारों इस वैश्विक नवाचार सूचकांक के अंदर आए हैं। अगला देखते हैं विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2024। इसको जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट। इसमें किया क्या जाता है कि 67 जो इकोनॉमीज़ हैं, 67 हमारी अर्थव्यवस्थाएं हैं, उनको रैंकिंग दी जाती है। ये रैंकिंग 0 से लेके आपकी 100 तक रहती है। 100 का मतलब हाईएस्ट और 0 का मतलब लोवेस्ट परफॉर्मर। इसके अंदर इसका ये एक तो 11वां संस्करण था, 11th रिपोर्ट थी। इसमें स्विट्ज़रलैंड पहले स्थान पे रहा है, सिंगापुर दूसरे स्थान पे रहा है और लग्जमबर्ग यहाँ पे तीसरे स्थान पर रहा है। लास्ट जो प्लेस था वो मंगोलिया का था। तो अगर आप सारा भी नहीं याद कर पा रहे हैं तो पहला और आखिरी और इसके साथ में जो भारत की स्थिति है किसी भी रिपोर्ट में, वो आपको जरूर याद रखनी चाहिए। तो पहला स्विट्ज़रलैंड है, लास्ट मंगोलिया है। किसमें है? विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2024 में। ठीक है, कौन जारी करता है? IMD जारी करता है। इंडिया का क्या परफॉर्मेंस रहा? तो 67 देशों के अंदर इंडिया 58वें स्थान पे रहा है, जो कि 2 स्थान से गिरा है। पहले 2023 में ये 56वें स्थान पे था, अभी 58वें स्थान। एशिया पैसिफिक की बात करें तो इसके अंदर इसका 12वां स्थान है। भारत ने यहाँ पे 12वां स्थान हासिल किया है। विश्व की 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं जो 2024 की रहीं, उसकी रैंकिंग देखिए। सबसे पहली जो पे के आधार पे है तो यूएसए 28.78 ट्रिलियन डॉलर्स के साथ पहले स्थान पे है। चाइना दूसरे पे, तीसरे पे हमारा जर्मनी, चौथे पे जापान और 5वें पे यहाँ पे इंडिया है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो परसेंटेज ऑफ ग्रोथ है वो आपको यूएसए का कम दिखाई देगा, 2.7 है। उसके मुकाबले में चाइना का ज़्यादा है, 4.6। वहीं पे जर्मनी का 0.2 काफ़ी कम है। ये क्यों होता है? जब कोई भी अर्थव्यवस्था विकसित हो जाती है, जब विकासशील रहेगी तो वहाँ पे आपको तेज़ी से उसकी दर दिखेगी बढ़ने की। जैसे चाइना के केस में है, भारत के केस में है 6.8 है। वहीं पे जब विकसित हो जाती है, जैसे चाइना है, जर्मनी है, यूएसए है, तो उनकी जो विकास दर होती है वो भी कम हो जाती है। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2024 ये जारी किया गया। इसको जारी करने वाला कौन था? चैरिटीज एड फाउंडेशन है, CAF। ये इसको जारी करता है। किसको? वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स को। इसमें 142 देशों को रैंक किया गया। इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा मोस्ट गिविंग नेशन था वो कौन सा था? इंडोनेशिया। इंडिया 26वें स्थान पे रहा है। लास्ट में जो रहे हैं, लास्ट 4 जो कंट्रीज थी जहाँ पे सबसे कम लोग हेल्प करते हैं दूसरों की, वो कौन से हैं? पोलैंड, जापान, कंबोडिया और लिथुआनिया। स्कोर जो था यहाँ पे इंडोनेशिया का वो 74 था। केनिया दूसरे नंबर पे रहा है और सिंगापुर यहाँ पे तीसरे नंबर पे रहा है। आगे बढ़ते हैं। 5वां जो है हमारा, वर्ल्ड की जो 10 सबसे बड़ी कोयला खदानें हैं उनका है। इंडिया का जैसा कि आप जानते ही होंगे 70% जो एनर्जी नीड्स हैं वो पूरी होती हैं कोयले से। ठीक है, और अभी हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है कोल गैसिफिकेशन का। इसके अंदर हमें क्या करना है? 2030 तक हमें 100 मिलियन टन जो कोयला है उसको गैस में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पे जो 10 सबसे बड़ी खदानें हैं उनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहली जो सबसे बड़ी खदान है वो यूएसए की है और इसका नाम है ब्लैक थंडर माइन। ठीक है,
62.68 मिलियन टन ये कोयले का उत्पादन करती है। इस लिस्ट में दूसरे और चौथे नंबर की जो खदानें हैं वो भारत में स्थित हैं। ये मिलके 100 मिलियन टन कोयले का उत्पादन प्रतिवर्ष करती हैं। इसमें दूसरे नंबर पे है गोवरा ओपन कास्ट माइन। तो इसमें जो दूसरे नंबर पे है वो भारत की गेवरा ओपन कास्ट माइन है, जो कि हर साल 59 मिलियन टन का यहाँ पे उत्पादन करती है। तीसरे नंबर पे यूएसए की ही नॉर्थ अटलांटिक माइंस है। वहीं पे चौथे नंबर पे भारत की कुसमुंडा जो माइंस है, ओपन कास्ट माइंस है, वो है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का 43वां जो विश्व धरोहर स्थल है वो यहाँ पे शामिल कर लिया गया है विश्व धरोहर की सूचियों में। ये पहला इंडिया में आयोजित होने वाला विश्व धरोहर। इसका जो स्लोगन था वो था विकास भी और विरासत भी। ऑद्रे अजौली जो है उन्होंने इसकी अध्यक्षता की है। 24 नए स्थलों को इस सूची के अंदर रखा गया है, जिसमें 19 सांस्कृतिक स्थल हैं, 4 प्राकृतिक हैं और 1 मिश्रित विश्व धरोहर स्थल है। इंडिया में 43, जिसमें अभी मोइदमस जो है उसको रखा गया है। मोइदमस अवस्थित है असम में। ये क्या है? ये मोइदमस का जो मतलब होता है वो होता है आत्मा के घर के रूप में इसको देखा जाता है। तो आत्मा का घर कहते हैं मोइदमस को। अब ये असम के अंदर है क्या? जो वहाँ पे राजवंश थे जो राज करते थे उनकी आत्माओं को काफ़ी ज़्यादा पवित्र माना जाता था, तो इस वजह से उनको इस टीलेनुमा आकृति में दफनाया जाता था। तो ये जो मोइदमस है ये वही टीलेनुमा आकृति है, स्थल है जहाँ पे उनको दफनाया। उनको काफ़ी पवित्र माना जाता था, तो इसलिए उनकी पूजा वगैरह भी वहाँ पे की जाती थी। तो जो वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन है इसमें इंडिया भी इसका एक पक्षकार है। इससे पहले जो असम में और 2 विश्व धरोहर स्थल हैं वो हैं, एक तो काजीरंगा है, काजीरंगा नेशनल पार्क, और दूसरा है मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इनको 1985 में ही इसके अंदर शामिल कर लिया गया था। ये किस कैटेगरी में है? ये प्राकृतिक नेचर की कैटेगरी में है। ठीक है, अभी जो किया गया है उसको सांस्कृतिक रूप में किया गया है। इस बार का जो लोगो था वो लोगो में हम्पी के जो स्मारक हैं उन स्मारकों के समूह को दर्शाया गया है, और इसकी टैगलाइन थी सहनो यशा। सहनो यशा तैत्तिरीयोपनिषद से लिया गया, इसको याद रखेंगे। इसका मतलब क्या होता है? हमारा गौरव बढ़े। सहनो यशा, हमारा गौरव बढ़े। किससे लिया गया है? तैत्तिरीयोपनिषद से लिया गया है। शेष जो 6 देश हैं उसके अंदर सबसे पहला इटली है। इसके 60 स्थल इस सूची में शामिल हैं। दूसरे नंबर पे चीन है, उसके 59, जर्मनी 54, फ्रांस 53, स्पेन 50 और भारत 43 के साथ छठे स्थान पे है। यहाँ पे एक परियोजना है। परियोजना की बस फुल फॉर्म आपको याद रखनी है और ये याद रखना है कि किससे संबंधित है। तो ये पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया से संबंधित है, ये याद रख सकते हैं आप। आर्ट से रिलेटेड परियोजना है, उसके लिए रखा गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। FATF की जो ग्रे सूची है, अलग अलग सूचियां जारी करता है FATF। ग्रे सूची है, ब्लैक सूची है। ठीक है, उसमें मोनाको और वेनेजुएला इन दोनों को डाल दिया गया है। 1979 में 40 देश और 2 संगठनों ने मिलके इसको बनाया था। ये जो 2 संगठन थे इसमें एक तो खाड़ी जो सहयोग संगठन है वो है, और यूरोपियन यूनियन है। इंडिया इसका सदस्य बना है 2010 में। ये इसका 34वां सदस्य था। टी राजकुमार सिंगापुर के जो हैं उन्होंने इसकी अध्यक्षता की है। जमैका, तुर्की ये दोनों बाहर निकल गए हैं ग्रे लिस्ट से। वहीं पे केनिया और नमीबिया इसमें आए हैं इससे पहले। ब्लैक लिस्ट जो है, ब्लैक लिस्ट के अंदर यहाँ पे 3 कंट्रीज हैं, एक ईरान, दूसरा म्यांमार और तीसरा कोरिया। ठीक है, ये कौन सी कोरिया है कमेंट में बताइएगा। किम जोंग उन वाली कोरिया, नॉर्थ या साउथ आपको बताना है। अगला ग्लोबल लिवेबिलिटी सूचकांक है 2024, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स। इसके अंदर देखा जाता है कि रहने योग्य सबसे अच्छी जो जगह है वो कौन सी है। ठीक है, तो इसको जो जारी करता है वो EIU है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। 173 जो इकोनॉमीज हैं उनको देखा गया है। 5 श्रेणियों में इनका विभाजन किया गया है। 5 श्रेणियों के आधार पे इसको बनाया गया है। इसमें वियना ऑस्ट्रिया जो है
वो तीसरे साल लगातार पहले स्थान पे रहा है। वहीं लास्ट प्लेस पे रहने वाला दमिश्कस है जो कि सीरिया में है। सीरिया का पता ही है, अभी ISIS के कब्जे में ही है, तो इसी वजह से वो सबसे बुरी जगह है रहने के परिप्रेक्ष्य में। पश्चिमी यूरोप जो है ये कॉन्टिनेंट्स के हिसाब से सबसे अच्छा रहने के लिए माना गया है। आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 जारी किया गया। इसके अंदर 120 कंट्रियां थी। इसको जारी कौन करता है? WEF, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसमें है क्या? फोस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन 2024, इस शीर्षक से इसने रिपोर्ट जारी की है। इसका 14वां संस्करण था। स्वीडन पहले स्थान पे रहा है इसमें और कॉन्गो आखिरी स्थान पे रहा है। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया का 63वां स्थान था। रिन्यूएबल एनर्जी के लिए चौथा सबसे बड़ा मार्केट है भारत। 2000 हमारे जो लक्ष्य हैं उसके अंदर 2030 तक हम GDP का जो हमारा उत्सर्जन है, GDP के अकॉर्डिंग जो उत्सर्जन है हमारा, हम उसको 45% तक घटाने का लक्ष्य रखते हैं। वहीं पे 2070 तक हम इसको निवल शून्य यानी टोटल ज़ीरो करने का लक्ष्य रखते हैं। 2030 तक हम 50% जो गैर जीवाश्म ईंधन है उसको अपनी एनर्जी आवश्यकताओं के लिए, ऊर्जा ज़रूरतों के लिए उपयोग करेंगे। 10वें नंबर पे हमारा है IMD विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2024। इसका ये 35वां संस्करण था। 1979 से ही चल रही है। IMD इसको लागू करता है, IMD इसको बनाता है। 67 देशों की इकोनॉमीज को इसमें देखा जाता है। इसमें सबसे पहले नंबर पे है सिंगापुर, सबसे ज़्यादा प्रतिस्पर्धात्मक है ये। दूसरे नंबर पे स्विट्जरलैंड है। तीसरे पे डेनमार्क है। लास्ट नंबर पे इसमें वेनेजुएला है। इंडिया का 39वां स्थान है। एशिया पैसिफिक में अगर हम बात करें तो भारत का 12वां स्थान है 14 कंट्रीज में से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 11वां टॉपिक, सतत विकास रिपोर्ट 2024 जारी की गई है। जो 17 हमारे सतत विकास लक्ष्य हैं उसको कोई देश किस तरीके से पूरा करने की कोशिश कर रहा है, कैसे प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है, वो सारी चीज़ें इसमें देखी जाती हैं और उसके हिसाब से रैंकिंग दी जाती है। जो सबसे अच्छा प्रदर्शन करता है उसको 100 मार्क्स दिए जाते हैं, जो सबसे बुरा करता है उसको 0 दिए जाएंगे। मतलब ये स्कोर्स रहते हैं 0 से 100 के बीच में, ठीक है। 2030 तक इनको हासिल करना है। 193 देशों का इसमें है, वहाँ पे इसका आयोजन हुआ है। फिनलैंड इसमें पहले नंबर पे रहा है। स्वीडन दूसरे नंबर पे। सूडान आखिरी नंबर पे रहा है जिसको 40 अंक प्राप्त हुए, 40.1 अंक। फिनलैंड जो पहले नंबर पे है उसको 86.4 अंक प्राप्त हुए हैं। भारत की अगर हम बात करें तो भारत 109वें स्थान पे है 167 देशों की सूची में। भारत का स्कोर 64 रहा है, तो ये हमें मोटा मोटा याद रखना है। आगे चलते हैं। कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटीज़ 2024 कि कौन सी सिटी में आपको रहने के लिए कितना ज़्यादा खर्च करना पड़ता है, मतलब सबसे महंगी सिटी कौन सी है। तो USA की एक कंपनी है मर्सर, ये इसको जारी करती है। 226 शहरों के आधार पे इसको बनाया गया है। हांगकांग इसमें सबसे महंगा शहर रहा है। जो सबसे सस्ता शहर है उसमें एक तो अनुजा है और दूसरा लागोस है। ये दोनों ही शहर नाइजीरिया में है। मुंबई 136वें स्थान पे रहा है और दिल्ली जो है वो इसके बाद रहा, यानी भारत का सबसे महंगा शहर मुंबई है और दूसरे नंबर पे दिल्ली है। 10 जो सबसे सस्ते शहर हैं उनकी सूची में भी 2 भारत के शहर हैं, जिसमें एक तो आपका चेन्नई है जो कि 163वें स्थान पे है। वहीं पे हमारा दूसरा अहमदाबाद है जो कि 166वें स्थान पे है। तो यानी सबसे सस्ता जो हमारा शहर है वो अहमदाबाद है रहने के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें, ठीक है। आगे देखते हैं वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2024। इसका ये कौन सा संस्करण है? तो इसका ये 18वां संस्करण है, याद रखेंगे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको जारी करता है। 146 इकोनॉमीज को, अर्थव्यवस्थाओं को इसमें देखा गया है। अभी वैश्विक स्तर पे जो अंतराल को खत्म किया गया है वो 68.5% तक इसको खत्म किया गया है। और अगर हम देखें कि 100% हम कब तक प्राप्त कर सकते हैं, तो 100% हमें इसको अनुपात को प्राप्त करने के लिए 134 वर्षों का भी और समय लगे। अगर सबसे ज़्यादा जेंडर इक्वेलिटी की बात करें तो वो आइसलैंड में देखी गई है। यहाँ पे 93.5%
इसने अचीव कर लिया है। उसके बाद फिनलैंड है, नॉर्वे है, म्यूनिक है और स्वीडन है। ठीक है, लास्ट में अगर हम देखें कि लास्ट के कौन से हैं, तो इसमें सबसे लास्ट में जो है वो सूडान है। यहाँ पे 56.8% ही अभी ये वैश्विक जो लैंगिक अंतराल है उसको समाप्त कर पाए हैं। उसके बाद पाकिस्तान का नंबर आता है और उसके बाद तीसरे नंबर पे चाड है। भारत की अगर हम स्थिति देखें तो 129वें स्थान पे हैं हम। बहुत अच्छी स्थिति हमारी भी नहीं है, पर फिर भी थोड़ी संतोषजनक है ना। 2023 में हम इससे अच्छी पोजीशन पे थे, 127वें स्थान पे थे। अभी जो हमारा स्कोर है वो 64.1% है। वैश्विक शांति सूचकांक 2024, इसका 18वां संस्करण जारी किया गया है। IEP जो है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक। तो अगर हम शांति की यहाँ पे बात करें तो जो 163 देश हैं उनको देखा गया, उसमें ऑस्ट्रिया पहले नंबर पे है। यूरोप में सबसे ज़्यादा पीस है, दूसरे नंबर पे एशिया और पैसिफिक जो रीजन है वो है। मीना से याद रख सकते हैं आप मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका। तो ये दोनों जगहों पे यहाँ पे तनाव बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं। आइसलैंड सबसे ज़्यादा और यमन सबसे कम। तो पहले नंबर पे आइसलैंड और सबसे लास्ट पे हम यमन को रख सकते हैं। इंडिया 116वें स्थान पे है। भूटान दक्षिण एशिया में टॉप पे है, यानी यहाँ पे सबसे ज़्यादा शांति है। सुरक्षा परिषद के लिए अस्थायी सदस्य चुने गए हैं। तो इसमें जो सिक्योरिटी काउंसिल है वहाँ पे 15 सदस्य होते हैं। 5 जैसा कि आपको पता ही है स्थायी मेंबर हैं सुरक्षा परिषद में और 10 अस्थायी हैं। इसमें से ही अभी चयन किया गया है, जिसमें डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा और सोमालिया को चुना गया है। इनका कार्यकाल 2 साल का होगा। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 जारी हुआ। ये द्विवार्षिक रिपोर्ट है, 2 साल में एक बार आती है। EPI येल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसीज, इसने इसको जारी किया है। पहले नंबर पे एस्टोनिया रहा है। लास्ट यानी कि 180वें स्थान पे वियतनाम रहा है। वहीं पे अगर हम इंडिया की रैंकिंग देखें तो इंडिया 176वें स्थान पे है 180 में से। और भारत 3rd ग्रीन हाउस गैसेस का सबसे बड़ा उत्सर्जक है। दक्षिण एशिया में 8 में से हम 7वें स्थान पे हैं। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की रैंकिंग 2025 जारी की गई है, जिसके अंदर 2 चीज़ें देखी गई। एक तो रोजगार योग्यता है या नहीं है, और फिर स्थिरता कितनी है। ठीक है, तो ये चीज़ें देखी गई। इसमें इसका ये 21वां संस्करण था। MIT जो है वो पहले स्थान पे रहा है USA का। वहीं पे UK के 90 कॉलेजेस हैं इसमें, USA के 196 और चाइना के इसमें 71 विश्वविद्यालय हैं। वहीं पे IIT बॉम्बे जो है वो भारत का सबसे अव्वल रहा इसमें, जो 118वें स्थान पे है। IIT दिल्ली उसके बाद आता है 150वें स्थान पे, और फिर उसके बाद IISc जो हमारा बेंगलुरु है वो 211वें स्थान पे। अगर हम ओवरऑल इंडिया के इंस्टीट्यूट्स देखें तो हमारे 46 जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इसके अंदर रैंक्ड हैं। यात्राएं और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 को जारी किया गया। ये इसका दूसरा संस्करण है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ही इसको जारी किया है। पहले नंबर पे इसमें भी USA है, दूसरे पे स्पेन और तीसरे पे जापान है। लास्ट में माली है। और वहीं पे अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया हमारा 39वें स्थान पे है। 3 भारतीय साहित्यिक कृतियां जो हैं उनको MOWCAP में रखा गया है। यूनेस्को ने 1992 में इसको आरंभ किया था। 10वीं बैठक थी इसकी। 20 नई कृतियों को इस सूची में शामिल किया गया है, जिसमें 3 भारतीय कृतियां हैं, रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदय लोकलोचन। ठीक है, सहृदय लोकलोचन। सहृदय लोकलोचन जो है इसको आचार्य आनंदवर्धन ने लिखा था 9वीं से 10वीं AD के आसपास। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 जारी किया गया। 180 देशों को इसके अनुसार रैंकिंग दी गई कि कहाँ पे स्वतंत्रता सबसे ज़्यादा है प्रेस की और कहाँ पे कितनी कम है। इसका ये 22वां संस्करण था। RSF जो है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स,
वो इसको जारी करते हैं। फ्रांस का ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी जो टैगलाइन थी, अ प्रेस फॉर द प्लेनेट, जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ द एनवायरमेंटल क्राइसिस, ये थी। इसको याद रखेंगे। मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में सबसे कम रहा है। एशिया पैसिफिक दूसरे स्थान पे है हार्डेस्ट में, मतलब यहाँ पे सबसे मुश्किल है स्वतंत्र रूप से प्रेस का कार्य करना। पहले नंबर पे नॉर्वे है, जहाँ पे आप स्वतंत्रता से प्रेस कार्य कर सकती है। दूसरे नंबर पे डेनमार्क है और तीसरे नंबर पे स्वीडन है। इंडिया का 159वां स्थान है 180 देशों में से। वहीं पे 2023 में हमारा 161वां स्थान था, तो उसके मुकाबले यदि हम देखें तो हमें 2 स्थानों की यहाँ पे तब्दीली देखने को मिली। अगला, टाइम्स हायर एजुकेशन रिपोर्ट जारी हुई है एशिया रैंकिंग्स के लिए 2024 की। इसका ये 12वां संस्करण है। 18 संकेतक लिए गए हैं, उनके आधार पर इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है। 31 देशों के 739 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनको रैंक किया। इसमें सबसे ज़्यादा जापान की 119 यूनिवर्सिटीज़ थी। सिंघुआ जो चाइना की है, ये पहले स्थान पे है। भारत 51 यूनिवर्सिटीज़ के साथ दूसरे स्थान पे है। IISc बेंगलुरु जो है वो इंडिया का, वो 32वें स्थान पे रहा है। उसके बाद फिर अन्ना जो चेन्नई की यूनिवर्सिटी है 119, और फिर 134 पे महात्मा गांधी कोट्टयम जो कि केरला में है वो रही है। टॉप 5 में जो 5 यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अकेले चाइना की ही हैं। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2024, इसके अंदर 143 देशों को रखा गया है। फिनलैंड पहले स्थान पे रहा और ये लगातार 7वीं बार है जब वो पहले स्थान पे है। अफगानिस्तान सबसे दुखी देश है। लिथुआनिया अगर हम देखें तो चाइल्ड और जो 30 साल के बच्चे और 30 साल के उम्र के जो लोग हैं वो पहले नंबर पे हैं, मतलब सबसे ज़्यादा खुश हैं यहाँ पे। अगर 60 साल से ऊपर के लोगों को देखें कि कहाँ सबसे ज़्यादा खुश हैं तो वो डेनमार्क में है। इंडिया का 126वां स्थान रहा है इस रिपोर्ट के अंदर, जबकि 143 देश इसमें रहे हैं रिपोर्ट में। अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण 2023, इसमें ये बताया गया है कि कौन से देश आयातक हैं, कौन से देश निर्यातक हैं शस्त्रों के। तो अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो USA पहले नंबर पे है। 42% जो एक्सपोर्ट है वो USA करता है हथियारों का। फ्रांस दूसरे नंबर पे है 11% के साथ। रशिया तीसरे नंबर पे, ये भी 11% एक्सपोर्ट करता है। और चाइना कुल जो खपत है अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र की उसका 5.8% एक्सपोर्ट करता है। जर्मनी 5वें नंबर पे आता है और ये भी 5.6% एक्सपोर्ट करता है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया सबसे बड़ा इंपोर्टर है। 9.8% हम इंपोर्ट करते हैं। हम कहाँ से सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं तो रशिया से। 36% हम रशिया से अपने हथियारों को खरीदते हैं। उसके बाद फिर फ्रांस का नंबर आता है 33%, और उसके बाद तीसरे नंबर पे USA आता है जहाँ से हम 13% हथियार अपने खरीदते हैं। दूसरे नंबर पे इंपोर्टर्स में सऊदी है, तीसरे पे कतर है, चौथे पे यूक्रेन है और 5वें पे पाकिस्तान है। अंकोर वाट विश्व का 8वां अजूबा बन गया है। अंकोर वाट जैसा कि आपको पता होगा कंबोडिया में स्थित है। इसको खमेर राजवंश के जो राजा थे सूर्यवर्मन द्वितीय, उन्होंने बनवाया था। ये भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर है। इटली के शहर पोम्पेई को पीछे छोड़ते हुए अंकोर वाट ने इस खिताब को हासिल किया। अंकोर वाट को यशोधरपुर भी कहा जाता है। 1860 में जब हेनरी महोट ने इसको खोजा तब इसको ख्याति मिली। इसको जो रखा गया है वो अनौपचारिक लिस्ट में रखा गया है, ठीक है। स्वीडन नाटो का 32वां सदस्य बन गया है। 1949 में USA ने वॉशिंगटन संधि के अंतर्गत इस संगठन की नींव रखी थी। मुख्यालय इसका ब्रुसेल्स बेल्जियम में। याउडे घोषणा किस चीज़ के लिए है? याउडे घोषणा संबंधित है मलेरिया से, ठीक है। अब मलेरिया सबसे ज़्यादा कहाँ फैला हुआ है तो अफ्रीका में फैला हुआ है। अफ्रीका के जो 11 देश हैं उसमें 94% केस आते हैं मलेरिया के, और जो विश्व में होने वाली कुल मृत्यु है उसमें से 95% डेथ्स जो हैं वो यहाँ अफ्रीका में ही होती हैं, ठीक है। मलेरिया से कोई नहीं मरेगा, ये इसमें बात रखी गई है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2024,
इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, ये इसको जारी करता है। इसका 11वां संस्करण था। 143 देशों की सूची बनाई गई। इसमें 71 ऐसे देश हैं जो कि आतंकवाद से मुक्त हैं, जहां पे किसी तरीके का कोई आतंकवाद नहीं है। उसमें भूटान, चीन, कुवैत, ओमान और सिंगापुर शामिल हैं। बुर्किना फासो, इजराइल और माली, ये सबसे ज़्यादा आतंकवाद से प्रभावित देश हैं। इंडिया 14वें स्थान पे है इसमें। पोखरा जो है नेपाल में, वो वहाँ की पर्यटक राजधानी बना है। याद रखने योग्य बात जो है कि ये गंडकी प्रांत में पड़ता है और फेना झील है वो भी इसके पास में अवस्थित है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024, इसके अंदर ये देखा जाता है कि किस तरीके से जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो स्वतंत्र हैं या स्वतंत्र नहीं हैं। तो पहला जो संस्करण था इसका 1995 में आया। द हेरिटेज फाउंडेशन इसको बनाती है। ये इसका 30वां संस्करण था। 176 देशों को इसमें देखा गया। सिंगापुर जो है वो पहले स्थान पे रहा है। भारत, ब्राजील और रूस को गैर स्वतंत्र देशों की श्रेणी में रखा गया है। भारत इसमें 126वें स्थान। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, इसका ये 12वां संस्करण है। 55 जो अर्थव्यवस्थाएं हैं इसको इसमें रखा गया। 90% दुनिया की जीडीपी का इन्हीं अर्थव्यवस्थाओं से मिलकर बनता है। यूएसए इसमें पहले स्थान पे है, यूके दूसरे स्थान पे और फ्रांस तीसरे स्थान पे है। इंडिया की अगर बात करें तो हम 42वें स्थान पे हैं। वहीं पे अगर हम एशिया में देखें तो हम 15 में से 12वें स्थान पे आते हैं। गरबा जो है हमारा, जो कि खेला जाता है नवरात्रि में, वो मानवता की एक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया गया है। 51 नई अभी सांस्कृतिक विरासतें जोड़ी गई हैं लिस्ट में। इनमें जो भारत की हैं वो 15 हैं। मतलब टोटल अभी तक हमारी जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासतें हैं जो इस सूची में है वो 15 हैं। 18वीं बैठक कासेन बोत्सवाना में हुई है। 45 मानवता की अमूर्त जो विरासतें हैं उनको इसमें रखा गया। गरबा होता क्या है? गरबा एक मटकी जैसा आप समझ सकते हैं, इसमें छेद होते हैं, इसको रख के और फिर इसके इर्द गिर्द ही नृत्य किया जाता है, इसीलिए इस जो डांस है इसको गरबा कहा जाता है। ठीक है। भारत जो 24 सदस्यीय समिति है जो कि चयन करती है उसका यहाँ पे सदस्य है। 2022 तक से 4 वर्षों के लिए भारत इसका सदस्य। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 जारी किया गया COP28 में। इसका ये 19वां संस्करण है। के दौरान जर्मन वॉच जो है उसने लॉन्च किया है। डेनमार्क चौथे स्थान पे रहा है, क्योंकि जलवायु प्रदर्शन सूचकांक में पहले 3 स्थान खाली रखे जाते हैं हर बार, क्योंकि कोई भी जो रिक्वायरमेंट्स है उनको फुलफिल नहीं करता है। तो चौथे स्थान यानी कि जो पहला ही आप समझ सकते हो, तो चौथे स्थान पे डेनमार्क है 75.59 स्कोर। सऊदी अरब की इसमें सबसे खराब स्थिति है जो कि अंतिम 67वें स्थान पे है। हाई परफॉर्मिंग के अंदर इंडिया को भी रखा गया है। इंडिया 7वें स्थान पे है। वहीं पे अगर हम यहाँ पे देखें तो जर्मनी 14वें स्थान पे है। इंडिया का जो स्कोर है वो 70.25 रहा है। चीन सबसे ज़्यादा CO2 उत्सर्जन करता है, ये पहले स्थान पे है। CO2 उत्सर्जन में दूसरे नंबर पे हमारा USA है जो कि 57वें स्थान पे। ठीक है। EU यूरोपियन यूनियन, इसको 16वां स्थान प्राप्त हुआ है। QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 जारी हुई है। इसमें 11 संकेतकों को ध्यान में रखा गया है। इसका ये 14वां संस्करण है जिसने 25 देशों की अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ का इसमें सर्वे किया है, उसकी लिस्ट बनाई है। सर्वाधिक विश्वविद्यालय जो हैं वो भारत के हैं, इसमें 148। चाइना की पेकिंग जो है वो बेस्ट एशिया की यूनिवर्सिटी है। ठीक है। ग्वालियर और जो कोझिकोड है हमारा वो यूनेस्को में UCCN में शामिल हो गया है, क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में शामिल हो गया है। 7 रचनात्मक क्षेत्रों में इसको देखा जाता है। ठीक है। जिसमें कला, साहित्य, इस तरीके की चीज़ें रहती हैं। 100 से ज़्यादा देशों के 350 जो शहर हैं वो इसमें अब तक शामिल हो चुके हैं। महानिदेशक इसके आंद्रे ओजोले हैं। जो कोझिकोड है उसको साहित्य के लिए इसमें रखा गया है और ग्वालियर को संगीत के लिए रखा गया है। संगीत के लिए ग्वालियर को इसलिए रखा गया है क्योंकि वहाँ पे तानसेन भी थे और वहीं से बैजू बावरा भी थे। टोटल अभी हमारे जो 8 शहर हैं वो इस सूची में शामिल हैं।
जिसमें जयपुर, वाराणसी, चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद और श्रीनगर पहले ही शामिल हो चुके हैं। अभी दो नए जो हुए हैं वो ग्वालियर और कोझिकोड है। 35वां, इजराइल और फिलिस्तीन का जो विवाद चल रहा है अभी, देखिए इसको देख लेते हैं जो इसकी मुख्य बातें हैं। 1948 से 49 के बीच में इजराइल और अरब युद्ध होता है। इसमें होता क्या है कि जो पश्चिमी यरूशलेम है उस पे इजराइल का कब्जा रहता है और पूर्वी यरूशलेम जॉर्डन के कब्जे में आ जाता है। 1967 में जो पूर्वी यरूशलेम है इस पे भी अब इजराइल कब्जा कर लेता है। अब यहाँ पे है क्या कि जो फिलिस्तीन है उसकी मांग है कि ये जो पूर्वी यरूशलेम था उसको स्वतंत्र करे इजराइल, और ये फिर जो फिलिस्तीन है उसकी राजधानी बनेगा। हमास जो कि वहाँ पे आप आतंकी गुट भी कहता है इजराइल उसको, कुछ लोग उसको आज़ादी के लिए लड़ने वाला संगठन कहते हैं, जो भी हो, उसने अपना ऑपरेशन लॉन्च किया, ऑपरेशन अलक्सा फ्लड। ठीक है, तो ये ऑपरेशन को ध्यान रखेंगे जिससे ये जंग का शुरुआत हुई है। इसके अगेंस्ट फिर इजराइल ने जो ऑपरेशन चलाया वो है आयरन स्वॉर्ड, ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड, ये भी याद रखना है। भारत ने एक मिशन चलाया है अपने जो भारत के नागरिक हैं जो इजराइल में रह रहे थे, काम कर रहे थे, उनको वापस लाने के लिए, वो क्या है, अजय। अगला धोरडो। धोरडो जो है वो सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव बन गया है। धोरडो कच्छ में है, जो रण क्षेत्र है कच्छ का वहाँ पे अवस्थित है और यहीं पे रणोत्सव भी होता है। UNWTO ने इसको सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में मान्यता दी है। इससे पहले जो सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव है उसमें पोचमपल्ली तेलंगाना, जिसको कि सिल्क सिटी भी कहते हैं, वो भी इसमें शामिल हो चुका है। बात करते हैं नाटो शिखर सम्मेलन 2024 की। वॉशिंगटन DC में इसको आयोजित किया गया। सबसे पहला भी जो सम्मेलन हुआ था वो भी वॉशिंगटन DC में ही हुआ था। इसका ये 75वां संस्करण है। 1949 में ये पहली बार आयोजित किया। अगला जो संस्करण है वो हेग नीदरलैंड में आयोजित किया जाएगा। नाटो का जो अगला शिखर सम्मेलन है वो हेग नीदरलैंड्स में आयोजित किया। 50वां G7 शिखर सम्मेलन अभी आयोजित किया गया है। इसकी अध्यक्षता इटली कर रहा है। इससे पहले जापान ने की थी। जापान से इसकी अध्यक्षता अब इटली को सौंपी गई। जॉर्जिया मेलोनी जो कि वहाँ की प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भारत से मोदी जी को इसमें आमंत्रित किया है आउटरीच देश के रूप में। तो ये याद रखेंगे किस देश के रूप में हम इसमें शामिल हुए हैं, आउटरीच देश के रूप में। ठीक है। 13वां विश्व व्यापार संगठन मंत्री स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया UAE के अबू धाबी में। इससे पहले जो 12वां संस्करण था वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया था। कोमोरोस तथा तिमोर लेस्ते इसके सदस्य बन गए। CMS COP14 इसका आयोजन हुआ है। कहाँ पे हुआ है? उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुआ है। जो प्रधानमंत्री हैं अब्दुल्ला अरिपोन, उन्होंने इसका उद्घाटन किया। स्लोगन है प्रकृति की कोई सीमा नहीं है। इसके बाद चलते हैं 41वें टॉपिक पे जो कि है 19वां नैम शिखर सम्मेलन। तो 19वां नैम शिखर सम्मेलन जो है वो कंपाला में आयोजित किया गया। कंपाला युगांडा में। युगांडा के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने इसकी अध्यक्षता की, योवेरी कगुटा मुसेवेनी। भारत इसका संस्थापक सदस्य है। 121 देश इसमें अभी तक शामिल है। अब कुछ नियुक्तियों को देख लेते हैं। तो जो कीर स्टारमर हैं, स्टारमर ये यूके के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। इन्होंने ऋषि सुनक को हराया है। ये लेबर पार्टी के हैं और ऋषि सुनक जो थे वो कंजर्वेटिव पार्टी के थे। 58वें PM हैं ये यूके के। वहीं पे 26 इंडियन ओरिजिन के लोग हैं जो कि इस बार चुन के वहाँ की संसद में गए हैं। मसूद पेजेशकियन ईरान के नए राष्ट्रपति चुने गए। ये 9वें राष्ट्रपति हैं। जो कार्यकाल होता है ईरान में राष्ट्रपति का वो 4 वर्ष का होता है। ठीक है। सुमिना तुलिका ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जो DRC है उसकी पहली वुमेन राष्ट्राध्यक्ष हैं। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रवोनो सुबियांतो ये बने हैं। फिनलैंड में राष्ट्रपति बने हैं अलेक्जेंडर स्टब। पोलैंड के PM बने हैं डोनाल्ड टस्क। निम्न सदन जो है पोलैंड का उसको सेजम कहा जाता है। यहाँ पे
लॉ एंड जस्टिस पार्टी थी जो पिछले 8 वर्ष से सत्ता पे काबिज थी, उसको हरा के ये पोलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। क्रिस्टोफर मार्क लक्सन ये न्यूजीलैंड के नए पीएम हैं, ये 42वें पीएम हैं वहाँ के। 3 पार्टियों ने मिलकर यहाँ पे सरकार बनाई है। डेनियल नोबोवा ये इक्वाडोर के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं और ये वहाँ के 48वें राष्ट्रपति हैं। सुपर टाइफून की बात करते हैं तो यागी, जिसका जो शाब्दिक अर्थ है वो बकरी है या फिर इसको मकर राशि भी कहा जाता है। इसको किस किस को प्रभावित किया इसने, तो इसका प्रभाव चीन पे रहा, फिलीपींस पे, लाओस पे, थाईलैंड पे और म्यांमार पे रहा है। भारत ने ऑपरेशन सद्भावना चलाया है, जिसके तहत भारत ने $1 मिलियन की जो मानवीय सहायता थी वो इन देशों को पहुंचाई है। गंभीर चक्रवात तूफान रेमल आया, इसके बाद ये कहाँ पे आया है, बे ऑफ बंगाल में, और बांग्लादेश के क्षेत्र को इसने प्रभावित किया है। रेमल का जो अर्थ होता है वो बालू है और इसका नामकरण ओमान के द्वारा किया गया था। तो इसके साथ हमारे ये 51 जो टॉपिक्स थे वो कंप्लीट हो गए हैं। आप इसको देखिए, अच्छे से रिवीजन करिए, अपने नोट्स आप बना सकते हैं और शॉर्ट आपको इसमें से 2-3 क्वेश्चंस हो सकता है एग्जाम में देखने को मिल जाए।